नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ वैदेही आत्मा का बदला पार्ट 6। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। वैदेही आत्मा का बदला पार्ट 6। दोस्तों, अब आगे की कहानी इस तरह से है। वीर धूमधाम से वैदेही को दुल्हन बनाकर हवेली में ले आए। माधव सिंह का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वीर और वैदेही ने उन्हें जीने का बहाने दे दिया था। दोनों की शादी के बाद उन्होंने सारी रियासत वीर को संभालने के लिए दे दी। शगुन शादी के अगले ही दिन वापस लौट गई। अभय का आना जाना जारी था। वो अभी भी वैदेही को असहज करता था। वो उसे नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश करती। बस एक बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब भी वो फुर्सत से होती तो हमेशा लगता कोई उसे देख रहा है। खासकर जब वीर और वैदेही अपने कमरे में होते, तब दिमाग के किसी कोने में ये बात हमेशा रहती कि कोई तो है जो उसके और वीर के निजी पलों को देख रहा है। उसने वीर से यह बात बतानी चाहिए, लेकिन वीर ने नया घर और नया कमरा कहकर बात टाल दी। कुछ दिनों बाद वैदेही स्टडी में गई तो वीर और महंत दोनों एक डायरी में कुछ पढ़ रहे थे। पूछने पर वीर ने बताया कि ये मृणाल की डायरी है, जो वैदेही की मदद से ही उन्हें मिली है। वैदेही आत्मकथा मतलब 6। उसमें मृणाल ने बहुत कुछ लिखा था। उन लोगों के नाम जिनके साथ उसके संबंध थे, उन लोगों का भी जिक्र था जिनको उन लोगों ने मिलकर परेशान किया था। एक नौकरानी का जिक्र था जिसको मृणाल और किसी आदमी ने मिलकर इतना सताया कि उसके वापस अपने गांव जाकर आत्महत्या कर ली। वीर और महेंद्र के हिसाब से इस डायरी से उन लोगों का पता चल सकता था जिनके मृणाल के साथ संबंध थे, लेकिन उसके सीधे नाम न होकर इशारों में बातें लिखी थी। वो उन लोगों को पहचान सकते थे। उसके बाद का काम पुलिस का था। रात के 2 या 3 का वक्त होगा। वीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नज़र बिस्तर पर सलेटी चादर में लिपेटी वैदेही पर थी। उसके काले लंबे रेशमी बाल बिस्तर पर फैले हुए थे। वीर के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्हें वैदेही की फिक्र हो रही थी। कातिल अब लापरवाह हो रहा था। इसका मतलब वो अगले शिकार के लिए बेचैन था। दिन में वीर और महेंद्र हवेली की तलाशी ले रहे थे। वैदेही को डरने लगे, इसलिए उन्होंने कहा उसके मन का वहम है कि कोई उसे देख रहा है, बल्कि हकीकत में उसे खुद ये बात महसूस होती थी। जब भी वो अपने कमरे में वैदेही के साथ होता, उसे भी यही लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक वीर को चोर दरवाजे की याद आई, जो कपड़े की अलमारी से होकर नीचे स्टडी में निकलता था। वो मोमबत्ती उठाकर स्टडी की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर देखा महेंद्र अभी भी डायरी ही पढ़ रहा था। क्या हुआ महेंद्र, सोए नहीं अभी तक? तुम भी नहीं सोए? मुझे उस चोर दरवाजे की याद आई जो हमारे कमरे में खुलता है। सोचा सोने से पहले एक बार देख लूं। चलो चलते हैं। दरवाज़ा तो मुश्किल से खुलना चाहिए था क्योंकि सालों से बंद था, लेकिन दरवाज़ा बिना आवाज़ किए आराम से खुल गया। रास्ता तंग और उतार चढ़ाव वाला था। आखिर में एक छोटा सा दरवाज़ा था जो वीर के कमरे में खुलता था। महेंद्र ने झुककर दरवाजे का हाथ से टटोला तो उसने पाया कि वह एक छोटा सा छेद है, जिससे देखने पर वीर और वैदेही का बिस्तर साफ दिखता था। गुस्से में उबलते हुए उसने वीर की तरफ इशारा किया। जब वीर ने देखने की कोशिश की तो उसे अपने बिस्तर पर सोई हुई वैदेही दिखी। वीर थोड़ी देर के लिए वहीं जम गए। उसे वो सारे पल याद आने लगे जो शादी से अब तक उसने अपने पत्नी के साथ गुजारे थे। वीर की हालत समझकर महन ने उसके कंधे को कसकर पकड़कर कहा, हम उसे पकड़ लेंगे। वीर, इस वक्त तुम्हारा धैर्य से काम लेना ज्यादा जरूरी है। वीर ने झटके से गर्दन हिलाई। वैदेही को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। महेंद्र भी इस बात से सहमत थे। दोनों जाने के लिए मुड़े तो वीर पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। मोमबत्ती की रोशनी में देखने पर वो कोट का बटन था जो खास सोने का बना था। कुछ दिनों से वैदेही देख रही थी कि वीर बहुत परेशान रहते थे। पूछने पर बात टाल जाते थे। वो बार बार पूछकर परेशान नहीं करना चाहती थी। अपनी किताब उठाकर वो बगीचे में आकर बैठ गई, जैसे कि उसे उम्मीद थी। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसके चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। उसने गर्दन घुमाई तो वही उसके बराबर में महक बैठी थी। मुझे ही ढूंढ रही हो ना? हाँ, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। अगर मैं जिंदा होती तो आज हम दोनों बहनें होती।
मैं तुम्हें भाभी नहीं बहन की तरह रखती। महक के चेहरे पर बहुत उदासी थी। एक बात पूछूं महक, तुम वीर और महेंद्र को दिखाई क्यों नहीं देती? मुझे नहीं पता, शायद अभी वक्त नहीं आया। एक काम करोगी, मेरा महेंद्र से कहना खुद को माफ़ कर दे। जो भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ वैदेही, वो आ रहा है। महक महक सुनो, रुको, बात करो मुझसे। महक, लेकिन वो जा चुकी थी। अब सब सामान्य था। बस एक चीज के वही जाना पहचाना एहसास कि किसी की नज़र उस पर है। वैदेही बिना देर किए जल्दी से वीर और मेहंदी की तरफ स्टडी में चल दी। वीर और महेंद्र दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि एक बार ढंग से खंडर की तलाशी ली जाए। अब दोनों को विश्वास था कि बार बार वैदेही को वहां पहुंचाना इत्तेफाक नहीं था। अभी बात हो ही रही थी कि तभी वैदेही आ गई। महेंद्र कहाँ थे आप इतने दिनों से? थोड़ी ही देर चुप रहकर उसने बताया, मैं उन लोगों से मिलने गया था जिनका जिक्र मृणाल की डायरी में था। सोचा शायद मिलने से कुछ पता चल जाए। तो क्या पता चला? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि ये सारे लोग बहुत कमीने और बेशरम किस्म के लोग थे। भोले भाले लोगों को फंसाकर मजे करना ही इन सब का काम था। तुम और वीर अब आराम करो, तुम्हारे कानों के लिए ये खबरें अच्छी नहीं हैं, कहकर महेंद्र वहां से चला गया। आज का खाना कमरे में ही लगवा दो वैदेही, वहीं बैठेंगे। तुम चलो, मैं पेपर समेट कर आता हूँ, बोलकर वीर सामान उठाने लगे। कुछ दिनों से वैदेही ठीक से सो नहीं पा रही थी। न जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था कि कातिल उसके करीब आता जा रहा था। उसका मन बहलाने के लिए वीर ने सुबह के वक्त खुली बग्गी में घूमने जाने का इंतजाम किया। अगले दिन वीर और वैदेही सुबह जल्दी ही निकल गए। ठंडी हवा, दूर दिखते हरे भरे पहाड़, पतली सी मिट्टी की सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और चिड़िया का सुबह सुबह चहकना, माहौल बहुत खुशनुमा था। दोनों एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बग्गी वीर ही चला रहे थे। वैदेही उनके बराबर में बैठी थी। रफ्तार तेज थी। अचानक जोर से झटका खाकर बग्गी का एक पहिया टूट गया। घोड़े आवाज से डरकर बेकाबू होकर बेहताश दौड़ने लगे। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वीर ने कसकर वैदेही को पकड़ा और एक झाड़ी में छलांग लगा दी। झाड़ी की वजह से किसी को चोट नहीं आई। कुछ देर जाकर घोड़े भी शांत होकर रुक गए। वैदेही को संभालने के बाद वीर ने बग्गी के पास जाकर देखा तो उसका शक सही निकला। टूटे हुए पहिए पर आरी चलने की निशान साफ थे। वैदेही भी उसके पास आ गई। उसने चौंक कर पूछा, ये अपने आप नहीं टूटा है, किसी ने जानबूझकर काट दिया है। जिसने भी किया है वो अपने काम का अंजाम देखने आता ही होगा। अगर इस वक्त में अकेला होता तो उसका स्वागत अपने तरीके से करता, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। चलो, आगे एक कच्चा रास्ता है जो आगे जाकर हवेली के बाग में मिलता है। वीर वैदेही का हाथ पकड़कर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। काफी देर चलने के बाद वैदेही को जाना पहचाना बाग दिखाई दिया। वीर वैदेही की तरफ मुड़कर बोले, इस बाग में फिर अकेले मत आना वैदेही, वो पेड़ है वहाँ। वहीं पर महेंद्र को महक उस हालत में मिली थी। वैदेही चुप थी। वह अभी भी सदमे में थी। उसे अपनी नहीं, वीर की चिंता हो रही थी, पर वह अपनी घबराहट दिखाकर वीर को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वीर वैदेही को हवेली में छोड़कर अस्तबल में पूछताछ के लिए चले गए। वैदेही वहाँ अकेली बैठी थी कि तभी वहाँ पर महेंद्र आ गए। महेंद्र से बात करने के लिए जैसे ही वैदेही खड़ी हुई, उसके पैर कांपने लगे और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। महेंद्र ने उसे जल्दी से पकड़कर, वह अभी वैदेही को सोफे पर लिटा ही रहे थे कि अचानक वीर लौट आए। क्या हुआ महेंद्र? वैदेही, घबराओ मत वीर, वो थकान और चिंता से सिर्फ बेहोश हुई है। जाओ यहाँ से संभालता हुआ, तुम इसे लेकर कमरे में जाओ। वैदेही की आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर थी। वीर भी वहीं उसके बराबर में थे। माला से कहकर उसने वैदेही के लिए नाश्ता कमरे में ही मंगवाया। नाश्ता करते करते वैदेही को इतनी तेज नींद आने लगी कि वह नाश्ता खत्म करते ही सो गई। माला को वैदेही के पास छोड़ वीर नीचे महेंद्र से बात करने आ गए। सारी बात महेंद्र को बताने के बाद दोनों ने अस्तबल जाकर गाड़ी वाहन से बहुत देर तक जांच पड़ताल की।
खुद समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ीवान सच कह रहा है या झूठ। उसके हिसाब से उसने बग्गी हवेली के दरवाजे पर खड़ी की। तब तक वह ठीक थी। उसके बाद वह अंदर अस्पताल में चला गया। दोनों वापस आकर लाइब्रेरी में बैठे। हवेली के पुराने नक्शे में खंडहर के सारे रास्ते देख रहे थे कि तभी महेंद्र की नज़र बड़ी सी खिड़की पर गई जो बगीचे की तरफ खुलती थी। वीर, तुम्हारे बीवी को क्या हुआ है? वह अपनी नाइट गाउन में बगीचे में टहल रही है। वीर बिजली की सी तेजी से खिड़की के पास आए और दांत पीसते हुए बाहर की तरफ भागे। महेंद्र भी पीछे ही थे। बगीचे में जाकर वीर ने देखा कि वैदेही पारदर्शी से सफ़ेद गाउन पहने बगीचे में टहल रही है। वैदेही के बाल खुले हुए थे। महेंद्र को देखकर वैदेही के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह महेंद्र के पास आकर बोली, कैसे हो महेंद्र? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आज भी वीर के पीछे ही घूमते हो? और कहते कहते उसने महेंद्र के चेहरे पर उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। महेंद्र का चेहरा पीला पड़ चुका था। सांसें गले में अटकी हुई थी। बहुत मुश्किल से उसके गले से आवाज़ निकली, मैं मृणाल, और कौन? इस नाजुक सी वैदेही में इतनी हिम्मत कहाँ? वीर उसके पास आते हुए बोले, मृणाल, छोड़ दो वैदेही को। तुम्हें मुझसे परेशानी है क्या? तुम नहीं चाहती तुम्हारा कातिल पकड़ा जाए? मदद करो हमारी। ऐसे कैसे मदद कर दूं? कैसे तुम्हारी वह बात मान लूं जिससे तुम्हें चैन आ जाए? तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपने कातिल की मदद करोगी? मृणाल ने वीर की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह वैदेही के शरीर पर हाथ फिराती हुई बोली, तुम्हें पता है वीर, तुम्हारे दोस्त महेंद्र को भटकाने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन वह तुम्हारा वफादार दोस्त है। सोचती हूँ अब इसी शरीर में रह जाऊं, पर नहीं, मुझे बच्चे कभी पसंद नहीं थे। क्या कहना चाहते हो? वीर, जो ये बात सुनकर बेचैन हो उठा था। ओहो, तुम्हारी बीवी का राज मैंने तुम्हें बता दिया। लो संभालो अब इसे। और हाँ, खंडहर में जरूर जाना आज रात ही। वैदेही बेहोश होकर नीचे गिरती इससे पहले ही महेंद्र और वीर ने आकर उसे पकड़ लिया। वैदेही को होश आया तो उसने देखा वीर उसके बिस्तर पर कुर्सी पर बैठे उसी की तरफ देख रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही थी। वैदेही की खुली आंखें देखकर वह फौरन उसके पास आए और घबराकर पूछने लगे, तुम कैसी हो वैदेही? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सर भारी लग रहा है, चक्कर आ रहा है। वीर, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं तो आराम से अपने बिस्तर पर सोई थी। आपने ही तो कहा था सोने के लिए। नाश्ते के बाद मैं तो अपने बिस्तर से हिली भी नहीं। कहीं फिर से मृणाल तो नहीं? वैदेही ने घबराकर पूछा। उसकी घबराहट देखकर वीर ने खुद को संभाला और शांति से उसे पूरी बात बताई। तुमने तो थोड़ी देर के लिए बेचारे महेंद्र की धड़कन ही रोक दी थी। पूरी जिंदगी वो आज का दिन नहीं भूलेगा। वीर ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। वैदेही को लगा अब जाने कैसे सामना करेगी महेंद्र का, पर शायद महेंद्र समझेंगे कि वह मैं नहीं मृणाल थी। वैदेही में और महेंद्र खंडहर में होकर आते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक नौकर को बिठा देता हूँ। तुम यहीं आराम करो। तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। वापस आकर बात करते हैं, कहकर वीर तेजी से कमरे से निकल गए। वैदेही को वीर का इस तरह से उसे कमरे में बंद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अगर मृणाल सचमुच उसका बुरा चाहती है तो माला और एक नौकर मृणाल को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ी ही देर बाद उसने जैसे ही कपड़े बदलने शुरू किए, माला फौरन कमरे में आ गई और ज़बरदस्ती उसे बिस्तर पर लेटाने लगी। माला पर वैदेही की नाराज़गी का कुछ असर नहीं हुआ। वैदेही मृणाल के कमरे में जाना चाहती थी। उसका मन कह रहा था कि वहाँ उसे ज़रूर कुछ मिलेगा, लेकिन माला वैदेही को अपनी आंखों के सामने से हटने नहीं देना चाहती थी। कुछ सोचकर वैदेही ने माला को अपने लिए खाना लाने भेजा। माला के जाते ही वैदेही फौरन कमरे से बाहर आ गई। वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी एक नौकर दौड़ते हुए उसके पास आया और बोला, क्या हुआ मालकिन? आपको कुछ काम है तो मैं कर देता हूँ। कुंवर साहब ने आपको बाहर आने से मना किया है। वैदेही इसके लिए तैयार थी। वह थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, मुझे पता है कुंवर साहब ने क्या कहा है। उन्होंने ही माला के हाथ संदेश भेजकर मुझे बगीचे में बुलाया है। नौकर चुप हो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वैदेही तेजी से ऊपरी मीनार की तरफ चल पड़ी। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे लगा वीर ने छानबीन करने के लिए खुलवाया है। कमरे के अंदर अंधेरा था। थोड़ी थोड़ी रोशनी पर्दों में छनकर आ रही थी। वह अभी अलमारियां और दरवाजे देख ही रही थी कि अचानक ही महक सामने आ गई और चिल्लाकर बोलने लगी,
छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ, वह आ रहा है। उसे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। तुम्हारे पास यहाँ से भागने का वक्त नहीं है, तुम्हें छुपना होगा। वैदेही। महक बहुत घबराई हुई थी। वैदेही कुछ पूछती उससे पहले ही उसे कदमों की आहट सुनाई दे गई। वह जल्दी से दौड़कर एक सोफे के पीछे छुप गई। वैदेही डर के मारे काँप रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कदमों की आहट से लगा कि वह इंसान कोई आदमी है। वह कमरे में आकर रुक गया। थोड़ी देर बाद वैदेही को एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। आ जाओ वैदेही, अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे पता है तुम ही हो। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं है कि तुम यहाँ हो। उस वीर ने मेरा काम थोड़ा मुश्किल कर दिया था, लेकिन तुमने अपने ही पति पर भरोसा नहीं किया और मुझे एक सुनहरा मौका दे दिया। कितने दिनों से मेरी तुम पर नज़र है। वैदेही बिल्कुल चुप थी। उसको पूरा शरीर डर के मारे काँप रहा था। वह शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम कैसे सबके सामने शरीफ बनती हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई मुझे पता है। मैंने देखा है तुम्हें उस वीर के साथ उस कमरे में जाकर उसे रिझाते हुए। तुम भी बिल्कुल उस मृणाल जैसी हो। तुमने बस एक गलती कर दी, मुझ पर हाथ उठाने की। अब उसकी सजा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। वैदेही ने एक पतली सी दरार से देखा। अब वह बहुत खुश था। उसकी खुशी सामान्य नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने हाथ में एक रिबन पकड़ा था। वैदेही को याद आया कुछ दिन पहले यह सफ़ेद रिबन खो गया था। अब वह रिबन को अपने हाथों में पकड़कर गोल गोल घुमा रहा था। अब वैदेही को उसके इरादे साफ नजर आने लगे थे। उसे समझ आ गया था अब वह कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसकी हवेली में किसी को पता नहीं था। अभय को पता था वैदेही कहाँ छुपी है। वह बस उसके साथ खेल रहा था। अभय धीरे धीरे सोफे के पास आ रहा था जहाँ वैदेही छुपी हुई थी। वैदेही को पता चल चुका था कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं। इससे पहले कि अभय उसके पास आए, वह खुद सोफे के पीछे से निकल आई। उसने अपनी आवाज़ को सामान्य बनाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो वीर तुम्हें जान से मार देंगे। यहाँ से चले जाओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि यहाँ क्या हुआ था। बता तो तुम वैसे भी नहीं पाओगी। मैं तुम्हें कुछ बताने के लायक नहीं छोड़ूंगा। कितने महीनों से इंतजार था मुझे आज के दिन का। पूरी जिंदगी का बदला मैं आज ले सकता हूँ वीर से। कोशिश तो मैंने पहले भी की थी, लेकिन उसे मृणाल ने सब गड़बड़ कर दिया। अब जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ करूँगा उसका दुखना असर वीर पर होगा। वैदेही एक मौके की तलाश में थी। वह कैसे भी करके उस सीढ़ियों तक पहुंचना चाहती थी। उसे यकीन था कि कोई ना कोई उसकी आवाज़ जरूर सुन लेगा। जैसे ही अभय एक पल के लिए पलटा, वैदेही ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उसकी यह चाल उल्टी पड़ चुकी थी। अगले ही पल अभय दौड़ता हुआ आया और बालों से पकड़कर खींचता हुआ उसे कमरे के अंदर ले गया। उसने वैदेही को जोर का धक्का मारा। वैदेही मुँह के बल जमीन पर जा गिरी। वैदेही की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले वैदेही संभल पाती, अभय ने उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया और उसके गालों पर जोर से थप्पड़ मारा। अभय ने एक हाथ से उसके बाल और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। वो दांत पीसता हुआ बोला, ओहो, तुम उन औरतों में से हो जिन्हें दर्द में मजा आता है। यकीन मानो, मुझे भी तुम्हें दर्द पहुंचाकर बहुत मजा आएगा, लेकिन पहले तुम्हारे पति को तो आ जाने दो। अभय ने सफेद रिबन वैदेही के गले में लपेट दिया। अभय की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ उस रिबन को खींच रहे थे जिसे वैदेही के गले पर दबाव पड़ रहा था। कब से देखना चाहता था यह डर तुम्हारी आंखों में। अब मैं यह डर तुम्हारे साथ वीर की आंखों में महसूस करूंगा, तब जाकर मेरे मन को तसल्ली होगी। अब है वैदेही के बालों से घसीटता हुआ सीढ़ियों तक ले गया। जैसे ही उसने सीढ़ियों से उतरना शुरू किया, तभी नीचे से दौड़ते हुए वीर और माधव सिंह आ गए। वीर की आंखें गुस्से में लाल थीं। माधव सिंह डरे हुए लेकिन गुस्से में थे। उन्होंने अभय को समझाना चाहा, लेकिन वैदेही को छोड़ दो। अभय, जो भी तुम्हारी शिकायतें हैं उन्हें हमें बताओ। बैठकर आराम से बातें करते हैं। हम वादा करते हैं कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये सारी बातें यहीं ख़त्म हो जाएंगी। नहीं चाचा जी, इतने सालों बाद आप दोनों मेरे कब्जे में आए हैं। अब कोई बात नहीं होगी। अब मैं सिर्फ आप दोनों को तड़पता हुआ देखूंगा। अभय ने एक बड़ा सा चाकू निकालकर वैदेही की गर्दन पर रख दिया। वैदेही सिर्फ वीर को देख रही थी। वह आखिर बार अपनी आंखें वीर को देखते हुए ही बंद करना चाहती थी। अचानक ही वीर ने उसको आंखों में कुछ इशारा किया। वैदेही ने कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वीर क्या कहना चाहते हैं। वीर बार बार आंखें घुमाकर कुछ कह रहे थे। वेदई ने देखा माधो सिंह ने अभय को बातों में लगाया हुआ था। उसे लगा वीर उसे बेहोश होने के लिए कह रहे हैं। कुछ पल रुककर उसने नाटक करते हुए अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। जैसे ही वह आगे की तरफ झुकी, पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और वह सीढ़ियों पर गिरने लगी। वीर ने झटके से आकर उसे पकड़ लिया। गोली चलने की जोरदार आवाज हुई और अभय लुढ़कते हुए नीचे आ पड़ा। जब वैदेही ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर महेंद्र खड़े थे। वीर वैदेही को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले गए। उन्होंने महेंद्र से कहा कि वह पिताजी को उनके कमरे में ले जाएं और उनके साथ ही रहें। वैदेही अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने वीर की बात नहीं मानी। वीर, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके मना करने के बाद भी कमरे से बाहर गई। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। हाँ, वह तो है, बात तो तुम्हें मेरी माननी चाहिए थी, पर वैदेही मुझे भी तुम्हें इस तरह से कमरे में बंद करना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हें पूरी बात समझानी चाहिए थी। आपको कैसे पता चला मैं ऊपर हूँ? मुझे लगा किसी को पता नहीं है। उसी नौकर ने बताया जिससे तुमने झूठ बोला था कि मैंने तुम्हें बुलाया है। तो उसने तुम्हारा पीछा किया और उसने अभय को भी तुम्हारे पीछे जाता देख लिया था। मैंने और महेंद्र ने पहले ही उसे लेकर सारे नौकरों की आगाह किया था। हमें शक था कि वह तुम्हें परेशान कर रहा है। उसे देखकर आज मुझे लगा वो दिमागी रूप से बीमार है। वीर, मुझे लगता है कि महक और मृणाल को भी उसी ने मारा है। बहुत ही गंभीर आवाज़ में वीर ने उसे बताया। नहीं, उसने नहीं मारा। महक के साथ जबरदस्ती करने के बाद उसने महक को मारने की कोशिश की। उसने उसी के रिबन से उसका गला घोटा था, लेकिन महक सिर्फ बेहोश हुई थी। उसे मारा हुआ समझकर वो वहाँ से चला गया। कोई और भी था वहाँ जो ये सब देख रहा था और अभय के जाने के बाद उसने उसके अधूरे काम को पूरा कर दिया। क्या, कौन था? वीर, वहाँ सुबह पता चल जाएगा। अभी मुझे जाना होगा। शगुन को भी बुलाना है और पुलिस को भी सूचना देनी है। अचानक वैदेही के दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन वीर अभय तो मर गया है, अब पुलिस क्या करेगी? डरो मत, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे गवाह हैं। पूरे मामले के तुम्हारी जान बचाने के लिए महेंद्र को गोली चलानी पड़ी। अब आराम करो, माला यहीं रहेगी। मैं पिताजी के पास जाता हूँ। उनके लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। और हाँ, अब कहीं नहीं जाओगी। जहाँ जाना होगा दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है? वैदेही के माथे को चूमकर वीर कमरे से निकल गए और वैदेही माला के आने से पहले ही चैन की नींद में खो चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करते रहिए और मैं जल्द ही कहानी का अगला पार्ट लेकर आऊँगी। धन्यवाद।